हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 21.6 स्टार्ट करेंगे केसी से ना क्लास 11th। और इस एक्सरसाइज में हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे स्ट्रेट लाइन का, कि दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करेगा तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस पे बात करेंगे। और हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी देखेंगे कि कॉन्करेंट पॉइंट क्या होता है। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले तो हम लोग बात करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि दो लाइन जब इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, है ना, ये लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया और इसका इक्वेशन मान लो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और इस लाइन का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये है ना, ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस पे बात करते हैं। देखो, अगर आपको दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे रखा है ना, देखो इक्वेशन दे रखा है इस स्ट्रेट लाइन का, ये दूसरा स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन दे रखा है। तो इन दोनों स्ट्रेट लाइन को जब हम सॉल्व करेंगे तो जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगा वही इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। ये आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जब आप ग्राफ पढ़ते थे, ग्राफ के थ्रू आप लोग सॉल्यूशन देखते थे, तो आपने देखा होगा कि दो स्ट्रेट लाइन को जब आप ड्रॉ करते थे तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता था, जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आता था, वही उस स्ट्रेट लाइन का सॉल्यूशन होता था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो एक्स वाई की वैल्यू होगा वही क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस टू लाइन कहलाएगा। ठीक है, तो देखो सॉल्व करने के लिए हम लोग बहुत सारा मेथड यूज करते थे क्लास 10th में, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर रहे हैं, क्यों? तो क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एक्स वाई दोनों की वैल्यू फटाफट आ जाता है। ठीक है, आप चाहो तो कोई भी मेथड लगा सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है ना, फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट, फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइन, ऑफ टू लाइन्स, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन को सेकंड को सॉल्व कर देंगे तो इन दोनों स्ट्रेट लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमें मिल जाएगा। तो सॉल्व हम लोग किस मेथड से कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व कैसे करते हैं वो सुनना। देखो, जो आपको इक्वेशन दिया रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, आपको ये ध्यान रखना है कि राइट साइड 0 होना चाहिए, बाकी सब चीज़ें आपको लेफ्ट साइड होना चाहिए। और यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यहाँ भी हमने क्या किया, सभी चीज़ें लेफ्ट साइड रखा है, राइट साइड 0 है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेरिएबल कौन है, एक्स वाई है, और एक कांस्टेंट टर्म है, यानी कि दो वेरिएबल है, एक्स और वाई, और एक कांस्टेंट टर्म है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से लिखना है, एक्स एक लाइन खींच देना, फिर इक्वल टू, यहाँ पे माइनस वाई, फिर इक्वल टू, और ये 1। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, इस तरह से ऑल्टरनेट साइन के साथ लेना है। उसके बाद x के नीचे क्या लिखना है वो सुनना। अब आपको x वाले टर्म को इस तरह से ढक दो। ठीक है ना, ढकने के बाद जो y का कोफिशिएंट है उस पर ध्यान रखना है, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म पे ध्यान रखना है। जो हमारा वेरिएबल टर्म है उस पर ध्यान नहीं देना, वेरिएबल पार्ट जो उस पर ध्यान नहीं देना, है ना। x के नीचे क्या लिखना है वो सुनना। तो x वाले को आपको ढक देना है, जो वेरिएबल वाला का कोफिशिएंट है यानी y का जो कोफिशिएंट है उसको देखो, तो ये b1 b2 c1 c2 है। तो आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि आप 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करते थे उसी तरह सॉल्व करना है कि b1 c2, तो लिखेंगे b1 c2 माइनस b2 c1, है ना, b2 c1। बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करना है जैसे 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करते थे। ठीक है, अब देखो y वाले के नीचे क्या लिखना है, तो y वाले टर्म को इस तरह से ढक दो। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, a1 a2 c1 c2, x को नहीं देखना है। ठीक है, क्या देखना है, उसके कोफिशिएंट को, a1 a2 और c1 c2। ठीक है ना, y के नीचे क्या लिखेंगे, y वाले को ढकेंगे तो ये 4 नंबर आपको दिखेगा।
फिर इसको उसी तरह सॉल्व करना जैसे 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देते हैं। तो A1C2 यहाँ लिखेंगे A1C2 और फिर बीच में माइनस, फिर A2C1 ठीक है। फिर कांस्टेंट टर्म के लिए यहाँ पे 1 लिखना है, हमेशा 1 ही लिखना है, ठीक है। अब इसको ढक दो। अब यहाँ पे कोफिशिएंट को देखना है A1 A2 B1 B2, तो क्या लिखेंगे A1 इंटू B2 फिर माइनस A2 इंटू B1 बस ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आपको जब x की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, और y की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट टर्म है और इसमें x है इसमें y है, तो इन दोनों को बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आएगा, इन दोनों को बराबर करेंगे तो y की वैल्यू आएगा। तो अगर हम लोग इन दोनों को इक्वेट करें तो क्या लिखेंगे x अपॉन B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। और दूसरा वैल्यू क्या आएगा, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो माइनस y अपॉन A1C2 माइनस A2C1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा B1C2 माइनस B2C1 डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। तो ये आपका x कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, देखो आपके बुक में ऐसा दिया होगा कि माइनस वाई अगर ना लिखा हो तो नीचे से कॉमन आप ले लो, नीचे से कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ऊपर से नीचे से माइनस कॉमन ले लेंगे, ऊपर से कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, ये फोटो पलट जाएगा, यानी कि A2C1 माइनस A1C2 है ना, ऐसा हो जाएगा। तो आपके बुक में कुछ इस तरह के ऑर्डर का लिखा होगा, तो कोई इससे घबराने वाली बात नहीं है, दोनों एक ही बात है, A2B1, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया। तो y की वैल्यू निकालना है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A2C1 माइनस A1C2 और इसका डिवाइड में ये आएगा A1B2 माइनस A2B1। बस ये हो गया आपका x और y कोऑर्डिनेट आ गया। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, सही ना। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग इस पे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि करना कैसे है। देखो इसमें पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 21.6 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, है ना, दो लाइन के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है इसमें ऐसा लिखा है कि दो लाइन है, तो दो लाइन बना लेते हैं ना, इंटरसेक्शन पॉइंट। इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है, कितना है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, सॉरी 5y इज इक्वल टू 6 है, यहाँ पे इक्वल टू 6 है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या करेंगे, तो पहले हम लोग गिवन लाइन लिख लेते हैं ना, गिवन लाइन क्या है हमारे पास 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसका जो दूसरा इक्वेशन है इसमें हमें राइट साइड क्या रखना है, 0 रखना है, तो 6 को उठा के हमें लेफ्ट साइड लाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे 4x प्लस में 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 2, सही ना। तो क्या लिखेंगे फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्या कि पहले यहाँ पे x लिखो, एक लाइन खींच दो, फिर यहाँ पे माइनस y एक लाइन खींचो इक्वल टू 1 और एक लाइन खींच दो, ठीक है। इसके नीचे क्या नंबर रखेंगे, तो x वाले टर्म को ढक दो, सही ना। तो अब यहाँ पे y के कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 इंटू -6, तो 6 × 18 18 आ जाएगा, फिर बीच में माइनस लेना है, फिर 5 इंटू 8 8 5 40, तो यहाँ पे 40 लिखेंगे, सही ना। बस ये कंप्लीट हुआ।
अब y वाले के नीचे क्या लिखेंगे, तो इसको ढकेंगे हम लोग, तो ये 2 इंटू -6 तो -12, फिर आ जाएगा -4 इंटू 8 तो यानी कि 32 आ जाएगा। अब 1 यानी कि कांस्टेंट टर्म को ढकेंगे, क्या आएगा 2 इंटू 5 यानी कि 10, फिर -4 3 जा 12, तो यहाँ पे 4 3 12 -12 आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, सही ना। अब देखो x के नीचे यहाँ पे क्या बचेगा, तो देखो यहाँ पे बचने वाला है कितना 22 है ना, 22 बचेगा लेकिन माइनस में, सही है। अच्छा यहाँ देखो यहाँ पे बचेगा -y अपॉन में 2 2 4 और 3 1 4 -44 बचेगा, यहाँ पे 1/22 बच जाएगा, क्लियर है। अच्छा अब हमें निकालना है x की वैल्यू, तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे, और y की वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो बोलो x बाई -22 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/22, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगा -22 डिवाइडेड बाई 22 यानी कि -1 आ गया, तो x की वैल्यू आ गया -1। इस पे बात करते हैं y की वैल्यू निकालना, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा y बाई, ये माइनस माइनस कट गया तो y बाई 44 इज इक्वल टू 1/22, तो y की वैल्यू चाहिए तो 44/22 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है ना, 2 बार में कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 आया है ना। तो इंटरसेक्शन पॉइंट इज क्या मिला, वो मिला हमें -1,2 -1,2, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है -1,2 और ये रहा आपका आंसर। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं तो थोड़ा आसानी से सॉल्व हो जाता है ना। मैंने आपको बताया है इसलिए एक एक स्टेप मैंने लिखा है, नहीं तो मैं यहीं पे ख़त्म कर सकता था, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, -1,2 बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर, तो मैं उसको भी सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, इसमें भी वही करना है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग कब लगाएंगे, तो जब अगर तीनों टर्म हो ना, कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल टर्म है ना, एक्स वाला टर्म, वाई वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म, ये तीनों दोनों में हो, तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने से जल्दी बनता है, सही ना। और इन तीनों में से कोई एक गायब हो तो फिर हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, तो आसानी से बन जाता है ना। आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, आपकी मर्जी। देखो दूसरा का, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पहला है 2x + 3y, 2x + 3y -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा है 3x - 2y, 3x - 2y और -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारा दूसरा लाइन है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो क्या करेंगे, तो देखो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले लिखो फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट, फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। जिन दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना उन दोनों को सॉल्व कर दो। तो सॉल्व कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, है ना, चूंकि इसमें तीनों टर्म है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आसानी से बन जाएगा। तो सबको लेफ्ट साइड रखना है, राइट साइड 0 होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है। क्या लिखेंगे, x एक लाइन खींचेंगे, फिर इक्वल टू -y, फिर एक लाइन खींचेंगे इक्वल टू 1 और लाइन खींच देंगे। x वाले टर्म को ढकेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 6 18 -18 आ जाएगा, फिर हो जाएगा -12, फिर अगला है y वाले को ढकेंगे तो यह जाएगा -12 और +18, फिर कांस्टेंट वाले को ढकेंगे तो कितना आ जाएगा -4 और -9, ठीक है। बस सॉल्व कर देते हैं, तो x अपॉन कितना आ जाएगा -30 आ जाएगा, इक्वल टू यह आ जाएगा -y अपॉन प्लस का 12 6 18, है ना, और यहाँ पे 1/9 4 13 -13 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमें x की वैल्यू चाहिए है तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो 1/-13 है ना, और y की वैल्यू चाहिए तो -y/6 इज इक्वल टू 1/-13, तो इसको इधर कर देंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 30/13, ठीक है। अच्छा यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस माइनस गैप कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/13। तो इंटरसेक्शन पॉइंट इज क्या मिला, इंटरसेक्शन पॉइंट इज, इंटरसेक्शन पॉइंट कितना आया 30/13 6/13, और ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, तो 30/13 और 6/13 बिल्कुल सही आंसर है। तो अब देखो इसका जो अगला क्वेश्चन है, इसी का दूसरा का
सेकंड नंबर, दूसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है कि x इज इक्वल टू 0 दे रखा है, दो लाइन है, एक है x इक्वल टू 0 और दूसरा है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और दूसरा है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको हमने 2 मान लिया, अब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट, फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों को सॉल्व करेंगे। तो अब आप बताओ क्या यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना यहाँ पे बेवकूफ़ी होगा, क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा आसानी से, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्यों लगाते हैं? ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए, ये तो ऑलरेडी आसानी से सॉल्व होने वाला है, तो डायरेक्ट बना देते हैं। देखो x की वैल्यू तो डायरेक्ट पता है, इसमें रख देंगे, y की वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 0, पुट इन इक्वेशन टू, तो ये जो x की वैल्यू 0 यहाँ पे रख दो, तो क्या आ जाएगा माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, सही ना। और x इक्वल टू कितना है? 0 है, तो बोलेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट इज, इंटरसेक्शन पॉइंट इज क्या मिलेगा? x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 3 आ गया, तो ये इसका आंसर हो गया, सही ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। एक बार इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं, है ना, कि कोई मिस्टेक ना हो। हाँ, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। चलिए अब देखो इसका अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द लाइन ये पास थ्रू द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ये एंड ये। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि एक थ्योरी और हम लोग समझ लेते हैं कि अगर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्या होता है, ठीक है ना, कॉन्करेंट पॉइंट क्या होता है, इस पे बात करते हैं। तीन लाइन अगर एक ही पॉइंट से पास करें तो उन तीनों लाइन को हम लोग कॉन्करेंट लाइन कहते हैं, है ना। देखो तो अब हम लोग देखेंगे कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, ठीक है, कंडीशन देखेंगे हम लोग। हाँ, तो अब अगला टॉपिक है कंडीशन फॉर कॉन्करेंसी ऑफ, कंडीशन फॉर कॉन्करेंसी ऑफ थ्री स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, वो कॉन्करेंसी ऑफ थ्री स्ट्रेट लाइन, है ना। देखो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि कॉन्करेंट लाइन किसको बोलेंगे? जब दो से ज़्यादा लाइन एक ही पॉइंट से पास करे तो वो सभी लाइन कॉन्करेंट लाइन कहलाता है। जैसे मान लो कि ये दो लाइन ले लेते हैं, है ना, और इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसी पॉइंट से और भी लाइन पास करे तो ये सभी लाइन को हम लोग बोलेंगे कॉन्करेंट लाइन है, और इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट, ठीक है ना, ये कॉन्करेंट पॉइंट आ गया। तो यहाँ पे मान लो कि इन सबका इक्वेशन दे रखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, है ना। दूसरे वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और तीसरे लाइन का इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले तो यह बताओ कि तीन लाइन कॉन्करेंट कब कहलाएगा? जब तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास करे तो वो लाइन कहलाएगा कॉन्करेंट, ठीक है। अच्छा, और जिस पॉइंट से पास करेगा, जिस फिक्स्ड पॉइंट से पास करेगा, वो पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहलाएगा। क्लियर है? अच्छा, तो हमें अगर प्रूफ करना हो कि तीन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हो और हमें ये प्रूफ करना हो या फिर हमें चेक करना हो कि वो तीनों इक्वेशन जो है वो कॉन्करेंट है या नहीं है, तीनों लाइन जो वो कॉन्करेंट है या नहीं है,
तो कैसे करेंगे हम लोग? तो देखो, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास कर रहा है या नहीं है। अगर ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास किया तो बोलेंगे तीनों लाइन क्या है, कॉन्करेंट है। तो इसके लिए हम कैसे पता करेंगे? तो देखो, इसके लिए आपको करना क्या है, तीन मेथड है, तीनों में आपको बता देता हूँ। देखो, मेथड फर्स्ट कि कंडीशन क्या होना चाहिए, है ना, मेथड फर्स्ट। तो ध्यान सुनना पहले मेथड को कि हमें चेक करना है कि तीनों स्ट्रेट लाइन एक ही पॉइंट से पास कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए आप क्या करोगे कि किसी दो लाइन को सॉल्व कर दो आप। इससे क्या होगा? इससे ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, उन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। इससे पहले अभी हमने यही पढ़ा है कि अगर दो स्ट्रेट लाइन को सॉल्व कर देंगे तो उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। अब देखो, अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, जिन दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। अगर वो पॉइंट तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया तो 100% ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो तीनों लाइन पे लाई करेगा। इसका मतलब तीनों लाइन क्या है, कॉन्करेंट है, एक ही पॉइंट से पास कर रहा है। क्लियर है? तो देखो क्या बोला मैंने, किसी भी दो लाइन को आप सॉल्व करो। मान लो हमने इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 2 को सॉल्व किया, तो जो x और y की वैल्यू आएगा वही पॉइंट P का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। और अगर ये पॉइंट इस लाइन पे है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई कर गया तो 100% ये लाइन भी इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये तीनों लाइन कॉन्करेंट कहलाएगा। और अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो ये लाइन इस पॉइंट से पास नहीं कर रहा है, तो तीनों लाइन कॉन्करेंट नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, तो इसी बात को यहाँ पे लिख देते हैं कि सॉल्व एनी टू लाइन्स and find point of intersection and satisfy and if this point satisfy the third line then given lines are congruent and point of intersection is a congruent point। यानी कि किसी भी दो लाइन को, तीनों में से किसी दो लाइन को सॉल्व कर लो और वहां से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो और तीसरे वाले इक्वेशन में रख दो। अगर सेटिस्फाई कर गया तो तीनों लाइन क्या कहलाएगा, कॉन्करेंट लाइन कहलाएगा। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है वही कहलाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट, है ना, कॉन्करेंट पॉइंट कहलाएगा। क्लियर है? तो ये तो एक मेथड था। दूसरा मेथड क्या है, मेथड टू कि अगर आपने तीनों लाइन के एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म को अगर आपने डिटर्मिनेंट पे लिया, डिटर्मिनेंट में इस तरह से सजा देना है, सही ना, एक्स के कोफिशिएंट को, वाई के कोफिशिएंट को, कांस्टेंट टर्म को। लेकिन सजाने से पहले आपको ये ध्यान रखना है राइट साइड 0 होना चाहिए, बाकी सभी लेफ्ट साइड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इक्वल टू 0 आया तो 100% ये तीनों लाइन कॉन्करेंट होगा, सही ना। लेकिन इस केस में क्या होगा कि सिर्फ आप ये पता कर सकते हो कि लाइन कॉन्करेंट है या नहीं है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो वापस आपको इन दोनों में से किसी दो को सॉल्व करना पड़ेगा, तब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ आपको ये प्रूफ करना हो कि लाइन कॉन्करेंट है या नहीं है, तो आप इसके कोफिशिएंट्स को डिटर्मिनेंट पर रख दो। अगर 0 आ गया तो तीनों लाइन कॉन्करेंट है। लेकिन अगर दोनों चीजें आपसे पूछा हो कि आप ये बताइए कॉन्करेंट है या नहीं है, अगर कॉन्करेंट है तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी बताइए, तो पहला मेथड सबसे बेस्ट होता है, दोनों एक साथ पता चल जाता है। ठीक है, अच्छा, तीसरा मेथड क्या है, मेथड 3। तीसरा मेथड ये है कि 3 कांस्टेंट हम लोग लेते हैं, 3 नॉन जीरो कांस्टेंट लेते हैं। नॉन जीरो बोलने का मतलब 0 नहीं होना चाहिए, और वो इस प्रकार से आपको लेना है कि चलो उन 3 कांस्टेंट को हमने ले लिया कि लेट 3 नॉन जीरो नंबर्स
हमने ले लिया क्या, एल एम एंड एन, ये तीनों क्या लिया हमने, नॉन जीरो नंबर्स लिया, एल एल एम एन, है ना, ये नंबर्स लिया है। और वो इस प्रकार से होना चाहिए कि एल को जब मल्टीप्लाई करें, है ना, फर्स्ट वाले लाइन के साथ a1 प्लस बी वन वाई प्लस सी वन, फिर प्लस m इंटू, फिर अगले वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लो a2x प्लस b2y प्लस c2, और प्लस n इंटू अगले वाले को a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि एल एम एन हमने तीन ऐसा नंबर ले लिया जिसको इस तरह से कंडीशन में सजाने पर अगर 0 आता है, तो ये तीनों लाइन क्या कहलाएगा, कॉन्करेंट कहलाएगा, सही है ना। तो ये मेथड सबसे बकवास मेथड माना जाता है, क्यों, क्योंकि ये सोचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि एल एम एन की क्या वैल्यू रख के इसको मल्टीप्लाई करें कि 0 आ जाए, है ना। तो ये सोचना बहुत ही टफ काम होता है। तो सबसे बेस्ट मेथड मेथड 1 माना जाता है, जिससे दो चीजें हो जाता है, क्या कि आप तीनों लाइन कॉन्करेंट है या नहीं है ये प्रूफ कर लेते हो और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी बता देते हो। सेकंड वाला में सिर्फ आप ये बता पाते हो कि लाइन जो है कॉन्करेंट है या नहीं है। अगर आपको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी निकालना है तो आपको किसी दो लाइन को सॉल्व करना पड़ता है, और ये तो काफ़ी मुश्किल है ना, इसमें सोचना पड़ता है। तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है, मेथड 1, इसको मैं ज़्यादा यूज करता हूँ। कब, जब अगर हमें दोनों चीज़ें देखना हो, क्या कि तीनों लाइन कॉन्करेंट है या नहीं है और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी निकालना है तब, और नहीं तो सिर्फ ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। ये लगभग यूज में हम लोग नहीं लाते हैं, सही है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो, अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर तीन लाइन का इक्वेशन दिया है, हमें ये प्रूफ करना है कि तीनों लाइन कॉन्करेंट है या नहीं है, तो क्या करेंगे, किसी दो लाइन को सॉल्व करेंगे, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा तीसरे को में सेटिस्फाई करा देंगे। अगर सेटिस्फाई कर गया तो लाइन कॉन्करेंट है, अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो कॉन्करेंट नहीं है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम, एम की किस वैल्यू के लिए द लाइन, एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है ना, गिवन लाइन, गिवन लाइन क्या है, लाइन एम एक्स प्लस 2y प्लस 5, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, विल पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स, है ना, x माइनस 4y प्लस x माइनस 4y और इज इक्वल टू 3 है, 4y इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। और एक और इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन वालों ने ये बोला कि m के किस वैल्यू के लिए ये जो लाइन है, ये जो लाइन फर्स्ट है ना, ये लाइन इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगा। तो सोचो, इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट से अगर ये लाइन पास किया तो 100% ये तीनों लाइन क्या होगा, कॉन्करेंट होगा। तो मतलब ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि तीनों लाइन क्या है, कॉन्करेंट है, तो आप m की वैल्यू बताइए। हमें यही समझ में आया। देखो, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट देखें तो कुछ ये आएगा, है ना, ये वाला पॉइंट आएगा। तो इस लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं, ये वाला x माइनस 4y, अच्छा ये इज इक्वल टू 3, इसको उठा के इधर ले आता है ना, तो -3 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, दूसरा लाइन का इक्वेशन है ये वाला, x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि m के किस वैल्यू के लिए ये जो लाइन है इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगा। तो देखो, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करा दिए, है ना, तो इसका इक्वेशन क्या है, mx प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमें यही बताना है कि m की क्या ऐसा वैल्यू है जिसको रखने पर ये तीनों लाइन जो है एक ही पॉइंट से पास करे। कहने का मतलब ये हुआ। तो हम लोग ये समझ गए, अच्छा, कि इन तीनों लाइन क्या होगा, कॉन्करेंट होगा। और अगर ये तीनों कॉन्करेंट है तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं कि डिटर्मिनेंट में अरेंज कर देते हैं और इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन 1, 2 एंड 3, है ना। गिवन लाइन्स आर कॉन्करेंट। तो आप बोलोगे सर कॉन्करेंट कहाँ दिया हुआ है, कॉन्करेंट दिया हुआ नहीं, लेकिन हम लोग समझे, क्या समझे, कि इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से तीसरा लाइन पास करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों लाइन कॉन्करेंट होगा, है ना। तो गिवन लाइन्स आर कॉन्करेंट, है ना,
गिवन लाइन्स आर कॉन्करेंट। अगर गिवन लाइन कॉन्करेंट है तो डिटर्मिनेंट में हम लोग जो वैल्यूज रखेंगे कौन कौन सा, कहीं से भी यहाँ स्टार्ट करते हो, चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा m 2 और 5 है ना, कॉफिशिएंट को रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 1, x के कॉफिशिएंट को 1, y के कॉफिशिएंट -4 एंड कांस्टेंट टर्म -3। ठीक है, अब अगला है x का कॉफिशिएंट 1, ठीक है, अगला है y का कॉफिशिएंट 2 और अगला है कांस्टेंट टर्म -9 इक्वल टू 0। ये हम लोग लेके चलेंगे। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे, m की वैल्यू आ जाएगा। अगर आपको 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना नहीं आता है तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो सॉल्व कैसे करना है वो सुनना। आपको इस तरह से लेना है, प्लस माइनस प्लस इस तरह से साइन दे देना है। इसके बाद ये जो एलिमेंट है m, इसको यहाँ पर लिखना है, फिर ब्रैकेट लेना है, इसके कॉलम और इसके रो को ढक दो। इसके रो को ढक दिया, इसके कॉलम को ढक दिया, है ना। अब ये जो 4 एलिमेंट है इसको 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करेंगे, यानी ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे। -4 इंटू -9, तो 9 4 जा 36, तो ये हो जाएगा प्लस में 36, फिर बीच में माइनस देना है। फिर 2 इंटू -3 -6 आएगा, तो यहाँ पे +6 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले वाले को ये जो माइनस है इस साइन के साथ इसको लिखना है -2। अब इसके कॉलम और इसके रो को ढक देना है। तो ये 4 एलिमेंट बच गया, 1 2 3 4। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, बीच में माइनस देना है, 1 इंटू -3 -3 है, माइनस पहले से तो प्लस में 3 आ जाएगा। फिर अगला है प्लस का 5, ये वाला एलिमेंट लेना है ना, प्लस के 5। अब इसके कॉलम इसके रो को ढकना है, तो 1 इंटू 2 2 आ जाएगा, और फिर 4 इंटू 1 -4 यानी कि प्लस का 4 हो जाएगा, और इक्वल टू 0 लेके चलना है। तो अब देखो इसको और सॉल्व करेंगे, तो 36 + 6 तो 6 6 12 यानी 42 आ जाएगा, 42m। और यहाँ पे -9 + 3 -6, -6 इंटू -2 तो प्लस का 12 हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा 4 और 2 6, 6 पंचे 30 यानी कि प्लस का 30 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 42m और प्लस में कितना आ जाएगा 42 इक्वल टू 0। तो 42m इज इक्वल टू -42, तो m इज इक्वल टू -42 डिवाइडेड बाई 42, यानी रिजल्ट क्या आएगा -1। तो m की वैल्यू कितना आ गया -1, और ये आपका हो गया आंसर। अगर आपको इस मेथड से बनाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप ऐसा बनाओ कि इन दोनों लाइन को सॉल्व कर लो, तो ये जो पॉइंट आ जाएगा, इस पॉइंट यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट जो आएगा उसको आप यहाँ पे रख देना, m की वैल्यू आ जाएगा, सही ना। तो एक तरीका ये भी हो गया। तो आपको जैसे मन करे वैसे बना सकते हो, ठीक है। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कहने का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का मतलब हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 इसमें लिखा है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। लाइंस का इक्वेशन क्या है, y t1 इज इक्वल टू x प्लस ए टी वन का स्क्वायर, x प्लस ए टी वन का स्क्वायर, ठीक है। दूसरा लाइन है एंड y t2 इज इक्वल टू x प्लस ए t2 का स्क्वायर, ठीक है। हमें सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए है, कहने का मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तीनों चीजें है ना, कांस्टेंट टर्म भी, एक्स टर्म भी, वाई वाला टर्म भी है। तो इसको पहले सही से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले एक्स वाले को, इसको उठा के इधर कर देते, तो ये हो जाएगा -y t1 और प्लस ए t1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको भी अरेंज करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई t2 और फिर प्लस में a t2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2, ठीक है। फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x, फिर यहाँ पे -y और फिर यहाँ पे 1। अब यहाँ पे x के नीचे क्या लिखेंगे, तो x वाले को ढकेंगे, इसके कॉफिशिएंट y का कॉफिशिएंट कितना है -t1 है, तो -t1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो क्या आ जाएगा -a और t1 इंटू t2 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, और फिर माइनस। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -t2 है, y को छोड़कर जो इसका कॉफिशिएंट है यानी -t2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो माइनस में आ जाएगा, प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। क्या लिखेंगे a t1 का स्क्वायर और ये t2 आ जाएगा, सही है ना।
चलिए अगले पे बात करते हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू, अब देखो y वाले को ढक देते हैं, तो अब यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a t2 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a t1 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर कांस्टेंट टर्म को ढकेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 इंटू माइनस t2 तो माइनस t2 हो जाएगा, फिर माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा t1। ठीक है, चलिए अब इसको और सॉल्व करते हैं। तो देखो x के नीचे जो चीज़ें आ रहा है इसमें दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है, तो यहाँ पे भी a है यहाँ पे b है, तो a तो कॉमन आएगा, और यहाँ भी t1 t2 यहाँ भी t1 t2, तो t1 और t2 कॉमन चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस t2 का स्क्वायर, तो माइनस वाले को बाद में लिखते हैं तो ये हो जाएगा t2 का स्क्वायर, और प्लस वाले को पहले लिखते हैं तो यहाँ पे t1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू माइनस वाई अपॉन, यहाँ देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, a कॉमन है तो a बाहर निकाल लेंगे, क्या बचेगा t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 1 अपॉन ये t1 को पहले लिखते हैं t2 को बाद में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा t1 माइनस t2। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, अब हमें निकालना है x की वैल्यू, तो इसको और इसको हमें इक्वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x अपॉन a t1 t2, और ये जो चीज़ें लिखा हुआ है ये t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर को ऐसा ही लिख सकते हैं t1 प्लस t2 इंटू t1 माइनस t2। अब आप बोलोगे ये कैसे, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी a माइनस बी लिख सकते हैं। इक्वल टू इसके बराबर कर देंगे, ये हो जाएगा t1 माइनस t2, तो आप देखोगे कि t1 माइनस t2 और t1 माइनस t2 कट जाएगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगा a t1 t2 और ब्रैकेट में t1 प्लस t2, t1 प्लस t2, सही ना। चलिए तो ये x की वैल्यू आया, अब हम लोग निकालेंगे y की वैल्यू, तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस वाई। अच्छा ऐसा करते हैं, ये जो माइनस वाई नीचे से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो फोटो पलट जाएगा, तो ये कहला जाएगा कितना a, और ये t1 का स्क्वायर नीचे से माइनस कॉमन ले लिए ऊपर से काट दिए, तो ये फोटो पलट जाएगा, t1 का स्क्वायर माइनस t2 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 1 अपॉन t1 माइनस t2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इज इक्वल टू a इंटू t1 का स्क्वायर माइनस t2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय t1 माइनस t2। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको a प्लस बी a माइनस बी में तोड़ देंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a इंटू t1 प्लस t2 और t1 माइनस t2 डिवाइडेड बाय t1 माइनस t2, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या बचेगा y इज इक्वल टू a इंटू t1 प्लस t2। तो हमारे सामने x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों आ गया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इज, ठीक है क्या आया, x कोऑर्डिनेट आया a t1 t2 a t1 t2 कॉमा t1 प्लस t2, और y कोऑर्डिनेट आया a कॉमा t1 प्लस t2। ठीक है, ये इसका आंसर कहलाएगा। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, है ना, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ हो तो देख लेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 a t1 t2 कॉमा a इंटू t1 t2। अच्छा इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है, चेक कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक ये हुआ था कि ये जो स्क्वायर है स्क्वायर नहीं बचेगा, क्योंकि t1 t2 हमने कॉमन लिया था तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, है ना, स्क्वायर नहीं होगा, हमने t1 t2 तो कॉमन नहीं लिया था, सही ना, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, अगर स्क्वायर नहीं होगा तो सिर्फ माइनस वाला टर्म कहलाएगा, प्लस वाला टर्म नहीं होगा, तो ये मिस्टेक था, है ना। चलिए तो अब इसको डिवाइड करेंगे इससे हम लोग, तो क्या बचेगा, तो ये कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा, ये बच जाएगा, है ना, ये हमारा नहीं होगा। देख लो अब सही है, ठीक है, हाँ अब ये बिल्कुल सही है। तो अब हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट नहीं होगा, और ये हो गया आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने ये मिस्टेक किया था, तो आप इसको सही कर लेना। चलिए तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।